तो दोस्तों वंस अगेन वेलकम। और आज 4 अक्टूबर द हिंदू एडिटोरियल अगेन दोबारा से हमारा टारगेट वही रहेगा दोस्तों कि हम जो हमारा आज एडिटोरियल है उसके अंदर हम इंग्लिश की वोकैब ग्रामर और जीएस को भी कवर करें दोस्तों। और इसी तीन मतलब त्रिभुज कोण के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे दोस्तों। मतलब इसमें हम तीनों एंगल पे फोकस करने वाले दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज आप फिर अपने कॉपी पेन लेके बैठ गए हैं दोस्तों और बहुत इंजॉय के साथ इसको पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज का जो टाइटल है दोस्तों उसने एक काम जो किया है जिसका हम 2 साल से वेट भी कर रहे थे। कोविड 19 का इलेक्शन, सॉरी कोविड 19 का इंजेक्शन। वो आज के इलेक्शन का रोज न्यूज सुनते हैं ना। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि आज वो नोबेल प्राइज का टीका भी बन गया दोस्तों और यही सबसे गुड न्यूज है हमारे लिए। चल, और जो इतनी मेहनत की गई उसको ऑब्वियसली रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए था दोस्तों और यही आज द हिंदू ने एडिटोरियल में यूज किया दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं आप इसको टाइटल को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास क्या आता है दोस्तों उस चीज को देखते हैं। वो कहता है शॉर्ट इन द आर्म। अब यही आज का हमारा टाइटल था। अब शॉर्ट इन द आर्म का मतलब अगर आप ध्यान रखें तो इसका मतलब क्या, बूस्ट अप करना, किसी को मोटिवेट करना, प्रेरित करना। तो यही इसका एक टाइटल था और यही इसका मीनिंग था, शॉर्ट इन द आर्म। के आरएनए टीकों की सफलता इस वर्ष के नोबेल विजेताओं के चयन की वजह बनी। और ये जो कंसेप्ट जो भी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है दोस्तों, mRNA, जिसमें वैसे तो एम को छोटा लिखा गया, mRNA। और यही आज सबसे बड़ा कंसेप्ट रहा है। एक्चुअली जब बात करते हैं हम ये इंजेक्शंस की तो दो तरह का सिस्टम होता है, एक डीएनए और एक mRNA। चलिए उसको हम आगे स्टार्ट करेंगे दोस्तों, उसको आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। और ये जो पुरस्कार जीता है दोस्तों, ये नाम आपको याद हो जाना चाहिए, कैटलीन कैरिको एंड ड्रू विजमैन। और इन्होंने यही जो मैंने अभी आपको कहा ना, एम जिसपे स्मॉल रहता है, एमआरएनए वैक्सीन ही अगेंस्ट बनाई थी कोविड 19 की। और ये याद रखिए दोस्तों, जीएस का आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया और ये दोनों आदमियों, दोनों जो कैंडिडेट्स हैं, एक इसमें फीमेल है और एक मेल है, ये आपको नाम याद हो जाएंगे दोस्तों। चलिए आगे करते हैं स्टार्ट दोस्तों। छोटी छोटी न्यूज है, छोटी छोटी ग्रामर है। और दोस्तों ये हैं वो दो जेंटलमैन जिन्होंने ये नोबेल प्राइज जीता है दोस्तों। और इस तरफ जो है कैटलीन कैरिका और दूसरा ड्रू विजमैन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब मैंने ये आपके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मेरे को लगा कि आपको समझा देना चाहिए। एक्चुअल में क्या है, अगर आप इसको टेक्निकली समझना चाहते हैं तो वो ये कहता है, एमआरएनए या मैसेंजर, इसको मैसेंजर भी कहा गया, मैसेंजर जो संदेश लेके जाता है। वो कहता है आरएनए जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जो हमारे एक बॉडी के अंदर जो जीन्स होते हैं उनका एक जेनेटिक कोड होता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारी सेल्स में प्रोटीन को बनाता है। और आपको मालूम है कि प्रोटीन बनता है जब आप कोरोना को झेल रहे थे, मैं भी झेल रहा था, तो उस समय हम यही सुनते थे कि स्पाइक है, प्रोटीन बन रहा है, मतलब एक छोटा सा जो सेल था वो मल्टीपल हो जाता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो वही कंसेप्ट है। तो अब क्या होता है, जब हमारे शरीर पे कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो जो एमआरएनए है, यही जो टेक्नोलॉजी है, वो उस बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती है। मतलब एक वायरस बाहर से आया और हमारी बॉडी ने जो एमआरएनए है उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसने हमारी बॉडी को मैसेज दिया कि भाई एक बाहर का वायरस आ गया और ये मतलब दुश्मन आ गया। अब उस दुश्मन से लड़ने के पास आपके पास प्रोटीन होने चाहिए दोस्तों। और यही टेक्नोलॉजी जो है जिसने आज पूरी वर्ल्ड को बचा के रखा दोस्तों, इसी को समझने की जरूरत है। इससे हमारे इम्यून सिस्टम को जो जरूरी प्रोटीन चाहिए होता है वो मिल जाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। और हम सुन रहे थे कि जब भी हमें वैक्सीनेशन लग रहा था तो यही कहा जा रहा था, सर ये एंटीबॉडी का काम करेगा। मतलब हमारे बॉडी में कोई भी बाहर का वायरस आएगा तो उसको एंटीबॉडी अगेंस्ट। और यही इस एमआरएनए का फर्ज था दोस्तों। अब इससे क्या हुआ, वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा जल्दी वैक्सीन बन सकती है। मतलब अगर हम कहें, अगर हम एक पुरानी वैक्सीन लें, वैक्सीन बहुत सारी थी, लेकिन उसको लेने के बाद हमें बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता कि कब वो इम्यूनिटी बनाएंगे या प्रोटीन बढ़ाएंगे। लेकिन वायरस बड़ा खतरनाक था, क्योंकि वायरस का जो एक डेडली इम्पैक्ट यही था कि वो बहुत जल्दी एक आदमी को कन्वर्ट कर देता था डेड बॉडी में। अब वो इतनी जल्दी कर रहा था तो हमें भी एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो हमारी बॉडी को उतनी जल्दी ही प्रोटीन प्रोवाइड करा सके दोस्तों, और जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी मौजूद होती है। तो ये जो पहली बार हमारे टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया दोस्तों, इसी के लिए आपका ये नोबेल प्राइज दिया गया है।
चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वैसे तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये कोरोना के बाद भी क्लियर था, लेकिन आज उसका नोबेल प्राइज है तो दोस्तों उसका फर्ज था कि आपके साथ डिस्कस किया जाए। चलिए, अब ये आपका एक जीएस का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। फिर बहुत अच्छे क्वेश्चन, मैंने आपको कहा ना कि इंग्लिश और आपका जीएस और वोकैबुलरी 3 टॉपिक पे काम किया जा रहा है दोस्तों। अब वो कहता है कि आज तक जो है 13 वीमेन जो हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, किसके अंदर? मेडिसिन के अंदर, जिसपे 225 टोटल हैं, जिसमें से 13 वुमेन है। मैं सिर्फ मेडिसिन की बात कर रहा हूं दोस्तों। चलिए, और जिसमें से 894 टोटल नोबेल प्राइज विनर है मैन, जिसमें से सिर्फ 62 वीमेन है। तो आप अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्या पूछता है? 2 क्वेश्चन पूछता है, भाई टोटल नोबेल प्राइज विनर जो विमेन है वो कितनी है? तो आंसर आपका हो गया 62। अगर वो पूछता है मेडिसिन में टोटल कितने विनर है नोबेल प्राइज, तो आपका आंसर हो गया 13। चलिए, ये था एक छोटा सा क्वेश्चन आपके जीएस के लिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम योगेश कुमार है और मैं लास्ट 15 सालों से मोगलचिना एरिया में ऑनलाइन ऑफलाइन की क्लासेस ले रहा हूँ दोस्तों। इस बार मैंने अपना प्लेटफॉर्म, जिसका नाम सीईटी या सीईटी नौकरी भी कह सकते हैं, इसको स्टार्ट किया और इसमें मैंने वेबसाइट और एक ऐप के थ्रू आपके साथ जुड़ने जा रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो लाइक करें, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन, इस तरह की वोकैब और इस तरह की जीएस के लिए आपके साथ हम अपडेट करेंगे दोस्तों। और जल्दी ही हम राइटिंग सेक्शन और एसएससी और बैंकिंग सेक्शन को भी लाने वाले हैं। और अभी हमारा एक कोर्स चल रहा है ऑलरेडी ऐप के ऊपर, सीईटी ऐप के ऊपर, जिसका नाम है वोकैबुलरी सेशन। उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, सीईटी नाम से मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, ज्यादा मार्केटिंग तो मुझे आती नहीं है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली मैंने आपके लिए छोटा सा और काम किया। तो हमारे न्यूज़पेपर में जो आज वर्ड आया था दोस्तों वो यही था। वो जो वर्ड था वो था फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपोनेंट्स। एक्चुअली जो ये नोबेल प्राइज दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजियोलॉजी के लिए, जो हम स्टडी करते हैं। अब एक्चुअल में क्योंकि पेपर में तो यही एक क्वेश्चन तो आएगा नहीं, पेपर में तो कई क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनडीए सीडीएस की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ आपके लिए वर्ड है, और मैं यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं सारे तो आपको एक साथ नहीं पढ़ पाऊंगा, टाइम लगेगा उसमें। तो दोस्तों मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, जिससे आप आराम से इसको, सिस्टम को पढ़ सकें, याद कर सकें। मैं कुछ मेजर जो है उनको डिस्कस कर लूंगा दोस्तों। मैं बिल्कुल साइड में हो गया हूँ दोस्तों, ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों, और उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट है उनको हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए, पहला वर्ड क्या कहता है दोस्तों, वो हमें पहला वर्ड कहता है फिजियोलॉजी, तो हमें क्लियर ही था। दूसरा जो पढ़ते हैं, जो हमारे एग्जाम में आ जाता है, वो कई बार आता है दोस्तों पैथोलॉजी। अब वो कहता है कि यहाँ पर जो एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड फ्लूइड से रिलेटेड जो होती है, जिसको पैथोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद जो एग्जाम में आया हुआ वर्ड है वो आया दोस्तों न्यूरोलॉजी। सुना होगा आपने, कई बार हॉस्पिटल में हम देखते हैं न्यूरोलॉजिस्ट होता है जो नर्व से रिलेटेड काम करता है। तो दोस्तों उसके लिए भी ये वर्ड एग्जाम आपके आ जाता है, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व से रिलेटेड काम किया जाता है दोस्तों। और एक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पल्मोनोलॉजी। इसको ये क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारी सांस की प्रक्रिया होती है ना, उसके ऊपर काम करता है। जो हमारे जो लंग्स होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं, तो उसको बोला जाता है पल्मोनोलॉजी। चलिए, जब टीबी के जो मरीज होते हैं वो इसी के पास जाते हैं दोस्तों, पल्मोनोलॉजिस्ट। अगर उस डॉक्टर को कहेंगे तो GIST लगा देंगे दोस्तों, ये क्लियर हो जाएगा। और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ये भी आपका जो था वो डिसऑर्डर था। चलिए, मैं एक बार इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ ताकि आराम से आप उसको पढ़ पाए दोस्तों। चलिए, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत से लोगों को मैंने कई बार सुना है, वो जब गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी की बात करता है, कहते सर ये गैस वाला डॉक्टर है। गैस वाला कोई डॉक्टर नहीं होता। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो है हमारा जो ये वाला कंसेप्ट है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डॉक्टर है। चलिए, लेकिन लोगों का अपना परसेप्शन होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, एक और एग्जाम पे आता है आपका नेफ्रोलॉजी। ये जो है ये आपके किडनी से रिलेटेड है दोस्तों, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है दोस्तों। चले, तो ये कहलाता है नेफ्रोलॉजी। दोस्तों आगे चलते हैं। आई होप कि आपको ये सब मजा आ रहा होगा और इसका आपने स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा। पहला आता है ऑन्कोलॉजिस्ट। आजकल तो बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में सबसे स्पेशल ऊपर, सबसे ऊपर जो नाम होता है दोस्तों, वो ऑन्कोलॉजी होता है। क्योंकि ये जो एक समस्या है दोस्तों, ये पूरे वर्ल्ड में फैलती जा रही है, जिसे हम स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स कहते हैं दोस्तों। और कई बार क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को ये पता चलता है कि वो 3rd स्टेज में या 4th स्टेज में, और उससे पहले डिटेक्ट नहीं हो पाता। किसी भी आप जो मेडिकल टेस्ट करवाते हैं उसमें कहीं डिटेक्ट नहीं हो पाता दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जो आपके एग्जाम में जो मैंने वर्ड देखे, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और
ये देखिए जेरियाट्रिक्स। अब वो कहता है जेरियाट्रिक्स जो आपने पढ़ा भी होगा कभी, जो एल्डरली लोग होते हैं उनसे रिलेटेड होता है दोस्तों। तो आई होप कि इस तरह के वर्ड आप जरूर पढ़ें, याद करें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा फर्ज भी यही है कि आपको उस 1 घंटे के वीडियो में या 50 मिनट के वीडियो में आपको काफ़ी कुछ दिया जा सके ताकि आपकी नॉलेज एनहेंस हो सके दोस्तों। और यही टारगेट के साथ दोस्तों क्लास लेते हैं। चलिए थोड़ा स्पीड से चलेंगे ताकि हम इससे आगे चल सके दोस्तों। चलिए आज एक फ्रेज हो रहा है हमारे इस हिंदू एडिटोरियल में, वो कहता है टू वंस क्रेडिट। ये एक फ्रेज है दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है, समथिंग प्रेज वर्दी हैज बीन अचीव, मतलब कुछ अच्छा जो है वो अचीव किया जा चुका है। एक एग्जांपल से जरूर समझिए ताकि आप इसको आराम से समझ पाए। टू हर क्रेडिट शी हैड नेवर बिट्रेड आवर कॉन्फिडेंस, मतलब उसकी तारीफ करते वो कहता है कि हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि उसने धोखा दिया कॉन्फिडेंस के बारे में। शी हैड नेवर बिट्रेड आवर कॉन्फिडेंस, जो भी उसका कॉन्फिडेंस था उसने उसको जो भी तरीका था उसके ऊपर काम किया दोस्तों और अचीव किया उसने। चलिए दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वर्ड, आगे देखते हैं दोस्तों। अच्छा ये एक अच्छा वर्ड था जो मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा इसको जरूर डिस्कस करना चाहिए। वैसे तो आप सबको आता है, एक होता है टाइम, एक होता है टाइमिंग। अब एक्चुअल में टाइम भी नाउन होता है, टाइमिंग भी नाउन होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वो क्या कहता है, वो कहता है जब हम कुछ प्लान करते हैं ना, समथिंग इज प्लान, जो होने वाला है। तो जब आप कह रहे हैं कि भाई आपको आज 10 बजे जाना है या 10 बजे मिलना है, तो आप क्या पूछ रहे हैं व्हाट इज द टाइमिंग। अब टाइमिंग का मतलब ये हुआ कि कुछ आगे करने वाले हैं, कुछ प्लान है, इसलिए आपने टाइमिंग पूछा है। और अगर आप व्हाट इज द टाइम पूछते तो वो घड़ी देख के टाइम बताता। जैसे अगर मैं इस समय कहूँ तो इस समय क्या बोलता, 7:20 है, तो मैं क्या बोलता, इट इज 7:20। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे एक वर्ड देता है दोस्तों, वो कहता है इनएविटेबली। इनएविटेबल से ही बनाया गया, इनएविटेबल जो एक एडजेक्टिव हमारा। अब वो कहता है जो हो के रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये एक एडवर्ब के रूप में आया है तो इसके कुछ साइनों दिए गए हैं जो एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। इनएविटेबल जो हो के रहेगा, जिसे आप टाल नहीं सकते हैं। अनअवॉइडेबल सर्टेनली निश्चित के रूप में कह रहा है। इरिजिस्टिबली जिसे रोका नहीं जा सकता। नेसेसरी जो जरूरत है। अनएस्केपेबली जिससे आप बच नहीं सकते हैं। और बड़ा सिंपल सा वर्ड श्योर। चलिए आगे इसके ऑप्शन में देखते हैं भाई, ऑप्शनली है, अवॉइडेबली है, पॉसिबली है, अनसर्टेनली इसी के उल्टे हो गए, और कंटीजेंटली और वॉलेंटरीली है। तो दोस्तों ये उसके एंड हो गए दोस्तों। आई होप कि धीरे धीरे एक एक चीज को समझते जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब वो यहाँ पर ये जो पैसेज की लाइन थी इसको समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे आज न्यूज़पेपर में थी, और इसी के अंदर सब कुछ बताया गया था। वो कहता है कि द बेस्ट आउटकम्स, यही वाला वर्ड था, देखिए ये न्यूज़पेपर की ही कॉपी है। इनएविटेबली इमर्ज, वो कहता है कि जो बेस्ट आउटकम आता है जब इंटरसेक्टरल कोलैबोरेशन होता है। इंटरसेक्टर मतलब डॉक्टर मिलते हैं और दूसरे तरह के डॉक्टर मिलते हैं, तो आपस में जब सभी तरह के डॉक्टर मिलते हैं, मतलब हर तरह के अलग अलग जो क्या कहें उसको, अलग अलग फील्ड से आते हैं, उसके लिए हम इस वर्ड को यूज करें, कोलैबोरेशन होता है। और स्टेड फास्ट और साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट, जो जितने भी विपत्तियां होते हैं उनके खिलाफ जो लड़ते हैं और अपना एक मकसद जो पूरा करते हैं बिना हटे हुए। तो वो ये जो कैटलिन कैरिको हैं, ये एक्चुअल में क्या है, ये हंगेरियन बायोकेमिस्ट है, मतलब बायोलॉजी भी है और केमिस्ट्री की नॉलेज भी है। ध्यान से देखिए दोस्तों, चलिए इस बात को याद रखना होता है। अब वो कहता है कि वो बहुत आकर्षित थी इस mRNA में, और ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी उनको लग रहा था कि शायद हो जाए, मतलब जब उन्होंने इस फील्ड में कदम रखा था तो उनको ये आइडिया नहीं था कि वो ये कर पाएंगे। और वो कहते हैं कि ह्यूमन सेल के अंदर उन्होंने जो ये सबसे खतरनाक यही लाइन था जिसके बेस पे इसको अवार्ड को दिया गया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोडेड किया गया इन डीएनए, इसको और ट्रांसफर किया गया मैसेंजर के रूप में आरएनए के। यही सारी कहानी को मैंने आपको देसी भाषा में समझाने की कोशिश करी दोस्तों। चलिए अब वो कहता है कि मानव कोशिकाओं में जो डीएनए में एनकोड की गई, एक मिनट थोड़ा सा इसको टिक कर दें, डीएनए में एनकोड की गई आनुवंशिक जानकारी को मैसेंजर के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। मतलब जो एक्चुअल में क्या होता है, डीएनए में जो सारी कहानियां थी वो एनकोड वर्ड की है। अगर मैं एनकोड वर्ड को कहूं तो उसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। एनकोड एक तो कोड को वर्ब में, जब हम कोड में कन्वर्ट करते हैं वर्ब हो जाती है एनकोड। लेकिन बायोलॉजी में दोस्तों एनकोड का मीनिंग बिल्कुल अलग है दोस्तों, बिल्कुल अलग मीनिंग है। उसी चीज को समझने के लिए मैं आपको अगले पेज पे लेके चलता हूँ, जिससे ये आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ एक्चुअल में वो कहने की क्या कोशिश कर रहा है। पहले तो उसने एक वर्ड दिया दोस्तों आपका स्टेडफास्ट, जो आपके उसके टाइटल में था।
अब वो स्टेड फास्ट का क्या मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इसका मीनिंग जो है वो है निश्चित, डिटरमाइंड। दूसरा कह रहा है रेजोल्यूट, एक एक वर्ड को ध्यान से देखिए, आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। कांस्टेंट, स्थाई, जो मतलब फिक्स हो जाता है। उसके बाद वो कहता है अनवेवरिंग, जो मतलब वेव नहीं कर रहा है, अचल हो गया, फिक्स हो गया। टेनेशियस तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, अब तो याद हो ही गया होगा दोस्तों आपको। ऐसे अगर हम एंटो की बात करें तो वो पहला कहता है अनस्टेडी, अनस्टेडी सॉरी। और फिक्कल माइंडेड कहते हैं ना, फिक्कल माइंडेड जो लोग होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कभी इधर कभी उधर, उनको फिक्कल माइंडेड कहा जाता है। और इनकंसिस्टेंट, जो लगातार नहीं है, एनिमिक है। और वैसिलेटिंग, जो अस्थिर है। ये बहुत अच्छा वर्ड था जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्प करेगा, जिसमें डबल एल आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इरेजोल्यूट। तो दोस्तों ये थे कुछ उसके एंटो, और ये हमारा वर्ड था जो सबसे इंपॉर्टेंट था। चलिए, अब वो एक एग्जांपल दिया है, उसके देख लेते हैं। वो कहता है डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद भी। एक नाम दिया गया लड़की का, सारा रिमेन स्टेडफेस्ट, मतलब वो अपने जो इन हर गोल, जो भी उसका गोल था उसके ऊपर दृढ़ रही, टू कंप्लीट हर रिसर्च प्रोजेक्ट। मैंने एग्जांपल भी उससे मिलता जुलता दिया है, बस नाम चेंज कर दिया दोस्तों, ताकि आपको जल्दी समझ में आ सके। चलिए, अब वापस आते हैं। अब ये कुछ भी मैं आपको ये पहले क्लियर कर दूं, फिर आपको बताऊंगा डीएनए वाली कहानी दोबारा से दोस्तों, कहीं मत जाइए। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पर आपको एक और अच्छा सा फ्रेज दिया गया, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो वो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अगर सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है और लेकिन आप फिर भी आपको सफलता मिल जाती है, तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स मतलब सारी विपत्तियों के बावजूद आपको सफल हो गए। जैसे आज आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार सुबह खाना खाया होता है, दोपहर को खाना नहीं खाया होता। कई बार क्या होता है, लाइट चली जाती है। कई बार क्या होता है कि रूम चेंज करना पड़ता है। मुखर्जी नगर में मैं हमेशा स्टूडेंट से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो स्टूडेंट का यही कहना होता है कि सर, घर का खाना खाए हुए भी महीनों हो जाते हैं, यहाँ पर मेस का खाना खाते हैं, टिफिन का खाना खाते हैं, ये भी सबके हैं ऑड्स हैं। दूसरा सर, कोई मूवी देखने नहीं जाते हैं, कोई इंजॉय नहीं होता है, कभी कभी बस फेसबुक पे चले जाते हैं। दूसरा, फ्रेंड सर्कल जो बन नहीं पाता क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, रिलेटिव से नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों ये सब अगेंस्ट ऑल ऑड्स होता है। लेकिन जब फाइनली जब आदमी, जो हमारा स्टूडेंट जब एक विनर बनता है, जब एक आईएएस ऑफिसर बनता है, या एसएससी ऑफिसर बनता है, या एक बैंकर बनता है, तो दोस्तों यही सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। तो यही एक वर्ड यूज किया गया, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। सम पीपल डू मैनेज टू अचीव बिजनेस सक्सेस अगेंस्ट ऑल ऑड्स। चलिए दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा वर्ड। आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए, पहले उसी उसी लाइन में वापस आते हैं जहाँ पे हम रुके थे, ताकि आपको ये मीनिंग क्लियर करने थे, क्योंकि इसी में वो मीनिंग आपके छुपे हुए थे दोस्तों। ये देखिए, ये वो मीनिंग थे जिसके लिए मैंने इसको आपको आगे फॉरवर्ड किया था। पहला तो वही देख लेते हैं जो अगेंस्ट ऑल ऑड्स था, वो आपको मिल गया होगा कहीं, और वो कहाँ गया। यस, ये था आपका दोस्तों वो वर्ड जिसके लिए मैं आपको आगे लेके गया था, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। और एक वर्ड ले गया था स्टेड फास्ट, और वो था ये वर्ड। देखिए, इन दो का मीनिंग आपको समझाना था, तो मैंने आई होप कि आपको क्लियर कर दिया होगा। अब वो क्या कहने की कोशिश करते हैं उसको समझते हैं। वो कहता है कि हंगेरी बायोकेमिस्ट जो थी, वो अपने उस पर बहुत आकर्षित हुई, आरएनए एमआरएनए के लिए। वो जो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी। अब ह्यूमन सेल्स के अंदर क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इन डीएनए। अब एक्चुअल में डीएनए और ये एमआरएनए दो ही तरह के आरएनए हैं। अब वो कहता है इसको ट्रांसफर किया जाता है मैसेंजर को, और इसके लिए एक टेम्पलेट बनाया जाता है। अब एक एक तरीका बनाया, जैसे टेम्पलेट समझते हैं ना, एक परफॉर्मा बना दिया। अब हर डॉक्यूमेंट उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे आप कोई पिक्चर बना रहे हैं, आपने इस साइड लोगो रखा, इस साइड ये रखा, इस साइड ये रखा, तो अब वो एक परफॉर्मा, ये एक टेम्पलेट बन गया। अब आप कुछ भी उस पर डालते जाएंगे तो परफॉर्मा वही रहेगा। जैसे आप ये मान लीजिए कि एक नोटबुक होती है, बिल बुक होती है, या किसी ऑफिस का जो आप क्या कहेंगे, लेटर हेड होता है, तो लेटर हेड के ऊपर सब कुछ एक परफॉर्मा बना होता है। तो वही एक टेम्पलेट कहलाता है दोस्तों। अब उस प्रोटीन प्रोडक्शन का जो टेम्पलेट बनाया गया था, जिसके अकॉर्डिंग वो कॉपी होगा, बार बार कन्वर्ट होगा, उसी को हमने आगे समझने की कोशिश करी है। मैं शायद थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल गया, मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैं आराम से दोबारा समझाता हूँ। तो जो हमारी ये जो हंगेरियन बायोकेमिस्ट हैं, ये बहुत अट्रैक्ट हुई किस तरफ, एमआरएनए की तरफ। उसके बाद ह्यूमन सेल्स के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो एनकोडेड होती है
डीएनए के अंदर, और इसको ट्रांसफर किया जाता है किसको, मैसेंजर की तरफ। और तब इस जब वो ट्रांसफर की जाती है तो उसका एक टेम्पलेट बन जाता है कि हर बार वो सेल जो है डीएनए वाले वो एमआरएनए में कॉपी हो सके। अब इसके लिए जो उनको एक तरीके की जरूरत पड़ी, वो तरीका जो था वो मैं आपको आगे बताता हूँ, जो 1980 में डेवलप हुआ था। मतलब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक पुराना प्रोजेक्ट को उठाया गया जो 1980 में यूज किया गया था। अब वो प्रोजेक्ट क्या था दोस्तों, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए वो प्रोजेक्ट की बात करने जा रहा हूँ, ये आ गया वो प्रोजेक्ट। मैं इस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब वो प्रोजेक्ट क्या था दोस्तों, वो कहता है कि 1980 के अंदर एक मेथड बनाया गया था जिसको इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन कहा गया था। अब ये परमिटेड करता था कि आइडिया को एमआरएनए के लिए, वैक्सीन के लिए और थेरेपी टू टेक ऑफ, ताकि थेरेपी ली जा सके। लेकिन एंथुजियाज्म जो था, ये कई हर्डल्स आई थी इसको पूरा करने के लिए, और इसमें कई चैलेंजेस भी आए थे। लेकिन फाइनली जो था रिएक्शन जो था वो बड़ा पॉजिटिव था दोस्तों। अब वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है, इन वेट्रो ट्रांसक्रिप्शन नाम की एक विधि ने वैक्सीन और उपचार के लिए इस्तेमाल करने के विचार को आगे बढ़ने की सहूलियत दी। मतलब वो जो 1980 का प्रोजेक्ट था जिसपे काम किया गया, और उस पुराने कंसेप्ट से टेम्पलेट तो हमें मिल गया। अब जो मैसेंजर बनाया गया था वो हमारी मिस लेडी ने बनाया था, जो हंगेरियन बायोकेमिस्ट है। तो उन्होंने एक वो रास्ता बनाया कि कैसे प्रोटीन को हम डीएनए से एमआरएनए की तरफ कॉपी कर रहे हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। और उसको कॉपी करने का जो टेम्पलेट का जो तरीका था कि हर बार मतलब एक बार कर दिया, बार बार करना ना पड़े, तो वो जो टेम्पलेट दिया गया था वो 1980 में दिया गया था। तो ये था इस पैसेज की ताकत दोस्तों, ये 2 पॉइंट पे काम कर रहा था ये पैसेज। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब वो कोई एक वर्ड देता है आपके लिए दोस्तों जो इसमें यूज किया गया है, उसको समझ लेते हैं दोस्तों। उसने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पर, फैसिनेटेड। बहुत आसान वर्ड है, याद हो गया होगा। अब वो फैसिनेटेड के आप साइनो देखिए जो पेपर में आते हैं, साइनो में पहला वर्ड देता है वो एंथ्राल, मोहित करना। कैप्टिवेटेड बिल्कुल वही है भाई, उसकी ब्यूटी ने आपको कैप्टिवेट कर दिया, मोहित कर दिया, आकर्षित कर दिया। एनचेंटेड कर देना, ये भी सब एक ही शब्द आ रहे हैं, मेस्मराइज कर देना। भाई आप कहीं लाल किला गए, सॉरी ताजमहल गए, तो ताजमहल की ब्यूटी ने आपको मेस्मराइज कर दिया, फिर स्पेल बाउंड कर दिया। ये सब किसी चीज की सुंदरता से रिलेटेड है, चाहे वो आप बिल्डिंग की भी कर सकते हैं, किसी गार्डन की भी कर सकते हैं, और किसी फीमेल की भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, और इंट्रीग जो है इससे मिलता जुलता है, जिसमें आपकी कुछ क्यूरियोसिटी होती है, उसको वर्ड को डिनोट किया गया। और एंटो में बात करें तो पहला वर्ड तो बहुत ही आसान है, बोर हो गया, आपको खुशी नहीं हो रही है। अनइंटरेस्टेड है, मतलब जब आप एक मूवी देख के आए तो आपने कहा अरे यार गदर मूवी देख के आया, गदर में तो यार मजा आ गया, तो आप कहेंगे यार गदर एंथ्राल्ड भी। गदर मूवी नहीं, गदर 3 थी, सॉरी गदर 2 थी, मुझे याद नहीं आ रहा, गदर 2 थी, उसने मुझे एंथ्राल कर दिया। तो इनडिफरेंट और रिपेल्ड कर दिया। रिपेल मतलब मैं बाहर ही आ रहा था, रिपेल कर मतलब नफरत करने लग गया आप उससे, और बिल्कुल इंप्रेस नहीं हुआ, अनइम्प्रेस हो गया। तो ये नेगेटिव वर्ड थे दोस्तों। चलिए, फिर उसने एक आपके लिए एक छोटा सा सेंटेंस भी दिया, उसको पढ़ लेते हैं। शी वॉज fascinated by the vibrant colors of the painting and couldn't take her eyes off it। मतलब वो उस पेंटिंग से इतना ज्यादा इंस्पायर होगी कि उससे आंखें नहीं हटा पाई। चलिए दोस्तों, ये था एक छोटा सा वर्ड। ये वो वर्ड आ रहा है जिसके लिए मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था। एक्चुअल में एक होता है कोड। भाई तुम्हारा कोड क्या, जब हम मोबाइल में भी डालते हैं ना, तो अब मैं आपको कहना चाहता हूँ इसको कोड में कन्वर्ट कर दो, तो आप कौन सी वर्ब यूज करेंगे, एनकोड। तो कोड एक नाउन हो गया, एनकोड आपकी वर्ब होगी दोस्तों। लेकिन जब आप बायोलॉजी के एनकोड की बात करते हैं तो यहाँ वो उसको समझाया गया दोस्तों, उसको समझते हैं। वो कहता है कि बायोलॉजी के कंटेक्स्ट में, वो कहता है एनकोडेड का जो मतलब है प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। वो कहता है कि जो प्रोसेस होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है विद इन द डीएनए और आरएनए। मैंने आपको बताया 2 तरह की होती है इंफॉर्मेशन, डीएनए और आरएनए, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब देसी भाषा में कहें तो जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का तरीका क्या है, डीएनए और आरएनए। कई बार आपको सीआईडी सीरियल आता है ना, तो वो डीएनए से पता लगाते हैं कि इसके फादर कौन है, मदर कौन है। तो वो एक डीएनए थ्योरी होती है दोस्तों, जो वो किसी भी हमारे बॉडी के सेल से उस चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, अब वो आगे कहने की कोशिश करता है कि इसी तरीके को एनकोडेड कहा जाता है, जिसमें हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब वो आगे क्या कहने की कोशिश करता है, वो कहता है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर
एनकोडेड जो है स्पेसिफिकली इंप्लाइज करता है किस चीज को, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को जिसमें उसने कुछ नाम दिए हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो मुझसे ज्यादा समझ जाएंगे आप, लेकिन मेरा फर्ज था कि आपको समझाऊं। और दैट रिप्रेजेंट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स के जो फॉर्म दिए गए हैं ए टी सी एंड जी और ए यू सी एंड जी इन आरएनए, ये दो शब्द होते हैं। इसको आप पेपर के लिए आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स ये हैं, और फर्क देखा जाए तो क्या है, एक तो ए तो दोनों में कॉमन है, सी भी दोनों में कॉमन है। बस एक फर्क किसका है दोस्तों, इसमें टी का है और इसमें यू का। दोस्तों ये क्वेश्चन बन जाता है, आप चाहे एसएससी की तैयारी करें या यूपीएससी की तैयारी करें। चलिए, अब ये जो इन्फॉर्मेशन डिकोडेड की जाती है, डिकोडेड मतलब एनकोड को उल्टा कर देना, डिकोडेड एंड यूज बाय सेल टू सिंथेसाइज प्रोटीन। अब वो उसको डिकोड कर दिया जाता है, पता चल जाता है क्या है। और यही कंसेप्ट जो होता है एनकोडेड और डिकोडेड का ही प्रोसेस होता है, जो एक्चुअल में जो हमारा जो एमआरएनए उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। चलिए, अब वो कहते हैं एक और बड़ा खतरनाक लाइन मुझे मिली इसके अंदर, इस पैसेज में तो नहीं, लेकिन मैंने उसको ढूंढा। वो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक आई कलर है, हमारी आंखों का कलर जो है ब्लैक है। वो कहते हैं कि हमारे पास अब इतने जो हम प्रोसेस देख चुके हैं, ये उस लाइन के अकॉर्डिंग है। वो कहता है कि अगर हम इसको एनकोडेड कर देते हैं तो हम आईज का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मतलब इतनी साइंस में ताकत आ गई है। तो सुना ही होगा आपने, क्लोन थेरेपी तो सुनी हुई है आपने, कि एक डुप्लीकेट इंसान भी बनाया जा सकता है, एक डुप्लीकेट चूहा भी बनाया जा सकता है, ऐसे बनाए भी जा चुके हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये जो शब्द आप देख रहे हैं विट्रो ट्रांसक्रिप्शन, याद आया दोस्तों? वही इन विट्रो जो मैंने अभी आपको बताया ना, एटी के किया गया था। अब वो आपको एक हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। वो कहता है कि एक प्रयोगशाला सेटिंग में जीवित कोशिका के बाहर डीएनए टेम्पलेट से आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो यही था वो इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन, जिसको एटी में बनाया गया था। चलिए, और ये एक टेम्पलेट के रूप में किया जाता है। बस यही एक सबसे इंपॉर्टेंट था जो आज के इस पैसेज में हमारे लिए बहुत कुछ डिस्कस कर रहा था। चलिए, अब हमारे पास जो अगला वर्ड आता है दोस्तों, आता है ये आपका वर्ड है इन्फ्लेमेटरी। अब इन्फ्लेमेटरी को क्या कहेंगे दोस्तों? अब वो कहता है कि प्रोवोकेटिव, इंसेंडियरी, और उसके बाद कहते हैं इंस्टिगेटिव, इंस्टिगेट से ही बना है, एग्रावेटिंग, एग्रावेट से बनाया गया, और फिर ये इसके साइनो हैं। तो इसका हिंदी में मतलब हमें समझ में आ गया, किसी चीज का तनाव को बढ़ा देना, किसी चीज को बढ़ा कर देना। उसके उत्तेजनापूर्ण भाषण है कमरे में और तनाव बढ़ा दिया। अब देखिए, अब ये इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या हो गया? उत्तेजनापूर्ण। और उसके ये हमारे 4 साइनो हो गए और 4 एंटो हो गए दोस्तों। आई होप की कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। आज फिर आज कल क्या हुआ था कि कल हम कौन सा सेशन पढ़ रहे हैं? कल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पूरी बायोलॉजी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद एक और वर्ब दी गई है दोस्तों हमारे आज के सेशन में, जिसका नाम है डेटर। अब वैसे तो उसने जो वर्ड दिया वो अनडेटेड दिया, लेकिन मैं पहले आपको डेटर समझाने की कोशिश करता हूँ। डेटर क्या है? डेटर क्या है? किसी चीज को रोकना। जैसे इसको कई बार हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं भाई डट जा, डट जा मतलब थम जा, रुक जा। तो वो कहता है रोकना, डेटर करना किसी चीज को। अब वो जो कहते हैं यहाँ, उसमें जो आपको न्यूज़पेपर में वर्ड दिया वो दिया अनडेटेड। अब अनडेटेड का क्या मतलब है? वो कह रहा है कि किसी को अलाउ नहीं करना टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब ना रुकना है तो सोने वाला, अटल, मतलब जो अपनी बात पे अड़ा हुआ है। अब वो यही तो था अनडेटेड एडजेक्टिव। अब वही जो हमारा कंसेप्ट है वो अनडेटेड था, मतलब जो हमारी जो वैक्सीन बनाई गई वो अनडेटेड थी, मतलब होके रहना है। जो प्रोसेस चल रहा था, जो थ्योरी चल रही थी वो अनडेटेड थी। चलिए, उसी से रिलेटेड ये वर्ड दिया गया दोस्तों हमारे इस आज के सेशन में। अब एक और बात की गई है इसके अंदर कि जो ये हमारी लेडी हैं ये कहाँ से हैं। तो ये बताया गया था कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से है, जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है दोस्तों, और ये यूएसए के अंदर है। फिलाडेल्फिया एक जो स्टेट है यूएसए के अंदर, उसके अंदर आती है। और आपको जानकर, मुझे भी जान के बहुत खुशी हुई, अच्छा भी लगा, और नॉलेज भी इनहेंस हुई मेरी, कि एलन मस्क भी यहाँ से आते हैं, जो आपने शायद नाम सुना होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये सुंदर पिचाई भी यहीं से आते हैं। और इसके अलावा जो हम ज़्यादातर सुनते हैं, वैरन बफे भी यहीं से आती हैं। और उसके बाद टोरी बर्क भी यहीं से आते हैं। और जो हमने ज़्यादातर नाम सुने हुए हैं वो ये सुना हुआ है
एंड्रे मिशेल, अब ये भी यहीं से आते हैं। ये इसी यूनिवर्सिटी का कमाल है। मतलब कहीं ना कहीं आज इस यूनिवर्सिटी की ताकत दिखाई दे रही थी दोस्तों। क्लियर? तो आई होप कि ये आपके लिए मैं थोड़ा सा डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, ताकि आपको, मैंने कहा ना कि जीएस, इंग्लिश और वोकैबुलरी तीनों पे काम कर रहे हैं। थोड़ा टाइम कम होता है, इसे थोड़ा स्पीडी चलना पड़ता है दोस्तों, उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। चलिए, एक्चुअल में सुबह क्लासेस भी होती है, बस शाम को फटाफट आता हूँ, बस 15-20 आधा घंटे के अंदर इसको फटाफट डेवलप करता हूँ और आपके सामने आ जाता हूँ। चलिए दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब जैसे उस पर एक वर्ड था बायोकेमिस्ट, अब ऐसे और कौन कौन से डॉक्टर होते हैं, उसके लिए भी आपके लिए आज आपके लिए छोटा सा कंसेप्ट दिया गया है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब वो कंसेप्ट क्या है वो भी मैं फिर यही कहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। अब बायोलॉजिस्ट तो पता ही है आपको, बायोलॉजी वाला हो गया। उसके बाद जूलॉजिस्ट भी आपको क्लियर हो गया, बॉटनिस्ट भी क्लियर हो गया, इकोलॉजिस्ट भी क्लियर हो गया, जो स्टडी करता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स की। और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट आपको क्लियर है। उसके बाद जियोलॉजिस्ट, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, जियोलॉजी जियोग्राफी वाला, अर्थ से रिलेटेड है दोस्तों। तो जियोलॉजिस्ट जो वर्ड है वो आपका अर्थ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। आगे देखते हैं दोस्तों, मेट्रियोलॉजिस्ट, जो किसकी बात करते हैं, जैसे मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। और कल याद होगा, कल वाला सेशन देखा हो तो ज्योग्राफी था, उसमें हमने आईएमडी कब स्थापना हुई थी ये भी बताया था दोस्तों। मतलब पर्पज है कि बस 40-50 मिनट में स्टूडेंट को काफी कुछ दिया जाए, बस पर्पज, सिर्फ पर्पज इतना सही है। नेक्स्ट, ओशियनियोग्राफर, ये तो आपको समझ में आएगा, ओशियन से रिलेटेड, जो ओशियन की स्टडी करते हैं। इसके बाद बायोलॉजिकल, फिर एस्ट्रोनॉमर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इसको पढ़ लेते हैं एक बार एंथ्रोपोलॉजिस्ट को दोस्तों। चलिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पर, वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल कहते हैं जैसे सेलेस्टियल बॉडी, जो हमारे स्टार्स प्लैनेट होते हैं, इन सबको सेलेस्टियल में कहा जाता है दोस्तों। चलिए, सॉरी मैं गलत पढ़ गया, एस्ट्रोनॉमर पढ़ गया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हम पढ़ रहे थे, जो ह्यूमन से रिलेटेड होता है, और डीयू के अंदर एक अच्छा डिपार्टमेंट है, और बहुत से स्टूडेंट यूपीएससी में एंथ्रोपोलॉजी भी एक सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं दोस्तों, जिसमें ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन का एवोल्यूशन से रिलेटेड, उसके बिहेवियर से रिलेटेड उसको डिस्कस किया जाता है। अगला वर्ड हमारे को क्लियर है, आर्कियोलॉजिस्ट हमें क्लियर है दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट हमें क्लियर है, सोशियोलॉजिस्ट क्लियर है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट क्लियर है, क्रिमिनोलॉजिस्ट क्लियर है। मतलब उसके वर्ड जो लिखे हुए हैं उसी में आधा मीनिंग छुपा हुआ है। डर्मेटोलॉजिस्ट आपको पता ही है, जो स्किन से रिलेटेड है, कहीं पे लिखा होगा, स्किन डिजीज से रिलेटेड है आजकल। कार्डियोलॉजिस्ट हमें क्लियर है। ऑन्कोलॉजिस्ट, अभी हमने पढ़ा था ऑन्कोलॉजी, जो कैंसर से रिलेटेड था दोस्तों। चलिए, रेडियोलॉजी से हम पढ़ लेते हैं। अब रेडियो का मतलब वो नहीं है जो रेडियो हम घर पे सुनते हैं, रेडियोलॉजिस्ट का मतलब जो एक्सरे, एमआरआई, जब हम किसी लैब में जाते हैं तो वहाँ जो उसको स्टडी करता है उसको रेडियोलॉजिस्ट ही कहा जाता है दोस्तों। चलिए, और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, ये जो स्पेशलाइज होता है, ये हमारे ग्लैंड्स और हार्मोन्स पे काम करता है दोस्तों। चलिए, ये था हमारा एक छोटा सा लॉजी और लॉजिस्ट वाला कंसेप्ट। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अब इसमें एक कंसेप्ट और बताया गया था दोस्तों, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब वो क्या कह रहा था यहाँ पर, इसके अंदर हमारे आज के जो न्यूज़पेपर का टाइटल था, वो कह रहा था, सॉरी, वो कहता है कि डेंड्रिटिक, डेंड्रिटिक सेल जो होते हैं वो एक तरह के टाइप होता है, इम्यून, इम्यून जो मैंने आपको बताया ना, उत्तेजक वाला, जो प्ले करते हैं एक बहुत मेन रोल इम्यून सिस्टम में। और वो रिस्पॉन्स करता है फॉरेन सब्सटेंस को, जो फॉरेन से कोई भी बाहर का, फॉरेन का मतलब हमारी बॉडी से बाहर से कोई भी वायरस हो गया तो वो हमारे लिए फॉरेन वायरस हो गया दोस्तों। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया, तो दे आर ए वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडीज डिफेंस। तो ये डेंड्रेटिक सेल होते हैं, यही जो बाहर के सेल होते हैं उनके लिए खिलाफ ये काम करते हैं, और ये उस इन्फेक्शन को, उसको समझते हैं, और कंसीडर किया जाता है इनको कैसे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जो एंटी का काम करते हैं। यही सेल्स होते हैं जो जैसे कोई बाहर का सेल आता है उसके खिलाफ लड़ते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये था हमारे आज के इस पैसेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों। फिर एक और वर्ड आता है दोस्तों आपके लिए जो हमारे से एग्जाम से रिलेटेड है। टारगेट मैंने आपको बताया दोस्तों, इंग्लिश भी है, ग्रामर भी है, वोकैब भी है। अब इसमें एक वर्ड आता है दोस्तों, इनकॉर्ड। अब इनकॉर्ड क्या कहता है, वो कहता है कि अभी अभी शुरू हुआ है, मतलब अभी अभी आपके दिमाग में, जैसे आप कई बार कहते हैं ना, यार अभी पक्का नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, मतलब अधूरा आइडिया है,
तो यही वो कंसेप्ट था जो इसके अंदर यूज किया गया था, इनकम्प्लीट और इनपरफेक्ट। तो ये आपके दो वर्ड दिए गए थे जिसको आप मीनिंग समझ सकते। इसके बाद वो हमें एक यहाँ पर दोस्तों उसने इस वाले न्यूज़पेपर में हमें एक वर्ड दिया, टीज इनटू। अब टीज इनटू क्या कह रहा है इसको समझते हैं। वो कह रहा है किसी को प्रवोक करना, उकसाना और इंसाइट करना एक ही बात होती है, किसी का मजाक उड़ाते हैं। अब वो कह रहा है टीज इनटू, तो इसको आपको याद करना है क्योंकि ये एग्जाम वाला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बिल्कुल बनता है। इसके बाद इसने हमारे आज के टाइटल में एक वर्ड दिया है जिसको कहा गया फ्रूटियन। अब फ्रूटियन क्या है दोस्तों, बहुत अच्छा पढ़ा। मतलब आपने जो एक प्लान बनाया और अब वो धीरे धीरे सफल होना शुरू हो रहा है, तो उसी के लिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, जैसे आप लोगों पे भी काम करता है जी, मंथ्स भी हो सकते हैं, कई बार ईयर भी हो जाते हैं। आर एफर्ट्स वर कमिंग टू फ्रूटियम, हमारे एफर्ट्स होते हैं, अब हमें रिजल्ट दिखना शुरू हो गया। मतलब जैसे आपने एक प्री पास कर लिया तो ये फ्रूटियन कहलाएगा दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों ये आई होप कि समझ में आ रहा होगा इस तरह का। और मैं आपसे फिर वही कहूंगा कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो दोस्तों लाइक करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। और दोस्तों आप ही लोगों के लिए मैं थोड़ा सा उसके बाद आपको शेयर भी करना चाहूँगा। सीईटी नाम का एक ऐप है दोस्तों जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड करें दोस्तों। इस पे 3 अभी कोर्स चल रहे हैं दोस्तों। एक जो कोर्स चल रहा है वो तो आपकी वोकैबलरी से रिलेटेड है दोस्तों। एक इसमें आपके लिए एनडीए का एक टेस्ट डाला गया है, और एक यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चन पेपर डाले गए हैं दोस्तों। तो ये तीनों आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद।